गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। द ऑफिसर्स क्लासेस के बिहार करंट अफेयर के थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं जहां से हमने ख़त्म किया था, और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को जो भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जो भी क्लासेस कवर अप कराए जा रहे हैं, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके क्वेश्चंस हमारे दिए गए नोट से, हमारे दिए गए क्लासेस से अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, आपके क्वेश्चंस एंड आंसर बन पा रहे हैं, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम आपकी क्लासेस बेनिफिशियल है या नहीं। ये मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें, यूट्यूब पे कमेंट भी करते रहे ये बोलकर कि मैम आपकी क्लासेस बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट आज आप सबसे फिर करना चाहूँगी, जो क्लासेस आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, हम सबके साथ बने हो, एक्चुअली ये एक रिवीजन क्लासेस है, राइट? क्योंकि अब आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी कम वक्त बचा है। मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स का तो नहीं, उनको तो होम सेंटर दिया जाता है, बट जितने बॉयज़ हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, तो 1-2 दिन उनके आने-जाने में समय लग जाता है। तो जितने भी दिन हैं अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि बिहार करंट अफेयर से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आप क्लासेस को कवर अप करते हो, ठीक उसी के बाद आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स को भी उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो ये ज़्यादा आपके लिए अभी कारगर साबित हो सकता है। जितना हो सके उतना पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब पढ़ने का वक्त गया है, अब आपके लिए सिर्फ रिवीजन का वक्त है, और रिवीजन के साथ साथ अब आपको क्वेश्चन एंड आंसर बनाने की जरूरत है। जितना ज़्यादा आप करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पॉजिटिव वे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जहां हमने खत्म किया था। आज हम बात करेंगे स्टेट्स फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज की, यानी कि हमारे बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय। On 7th February 2023, the country's second and Bihar's first forestry college, मुंगेर। जहां तक हमने देखा कि अगर आपको पता भी होना चाहिए कि मुंगेर बिहार का एक जिला है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जिला है। तो मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय 7 फरवरी 2023 को उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। और ये बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय है और देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय है। इसमें इस कॉलेज के अंतर्गत बिहार के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर, यानी कि ये कॉलेज किसके अंडर में आता है? तो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके आगे की बात हम करें तो यह कॉलेज मुंगेर में गंगा पुल के पास 96 एकड़ पर बन रहा है। 25 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वानिकी कॉलेज का शिलान्यास किया था, और 7 फरवरी 2023 को उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसका इनॉग्रेटेड किया था। आइए नेक्स्ट। बिहार टॉप्स इसरोज नाइट टाइम लाइट एटलस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसरो के नाम से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, क्योंकि इसरो ने वो कर दिखाया है जो कोई देश करने के लिए सोचता रह जाता है। हमने चंद्रयान 3 पे सफलता प्राप्त की है, आदित्य L1 पे भी हम बहुत जल्द सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार अव्वल पोजीशन पे है। हमारे बिहार की बात करें तो बिहार इसमें अव्वल पोजीशन पे है। 30 जनवरी 2023 को इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बिहार अब न केवल अंधेरे से बाहर आ चुका है, बल्कि देश के चमकते राज्यों में अव्वल बन गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैज क्लेम्ड दैट बिहार हैज नाउ नॉट ओनली कम आउट ऑफ डार्कनेस बट हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट अमंग द शाइनिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो दुनिया भर के क्षेत्रों के आर्थिक विकास के ट्रैक करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा नाइट लाइट का उपयोग किया जाता है। उसके आगे देखते हैं तो पिछले दशक, यानी कि अगर हम दशक की बात करेंगे, लास्ट डिकेड अकॉर्डिंग टू 2012 एंड 2022 प्रिपेयर्ड बाय इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसे कि हम NRSC के नाम से जानते हैं, फॉर द नाइट टाइम लाइट, यानी कि NTL। इसका आप लोगों को खास ख्याल रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके आ सकते हैं, क्योंकि इसरो से रिलेटेड, क्योंकि
क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है कि वो आपसे इसरो की फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक बच्चा भी इसरो का फुल फॉर्म जानता है, लेकिन वो किन किन क्षेत्रों पे काम कर रहा है उससे रिलेटेड फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए वीवीआई हो सकता है, लाइक एनआरएससी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के अंतर्गत एनआरएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप आराम से आंख बंद करके टिक आउट कर दीजिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को ही हम एनआरएससी कहते हैं। दूसरा फुल फॉर्म है एनटीएल। एनटीएल दैट मीन्स नाइट टाइम लाइट। ओके, आइए उसके आगे देखते हैं। एटलस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 45% की वृद्धि हुई है, जबकि बिहार राज्य में यह वृद्धि 474% की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइल इन द 474% की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, वाइल इन द स्टेट ऑफ बिहार this increase has been 47.4%, which are far ahead of other state of the country. ठीक है, आइए उसके आगे बात करते हैं। 3 personalities of Bihar selected for पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड के लिए हमारे बिहार से 3 लोगों का चयन किया गया है। 25 जनवरी 2023 प्रेसिडेंट announced the country's highest civilian award, Padma Shri Award for the year 2023. रिपब्लिक डे के दिन ये अवार्ड दिया गया। किनको किनको दिया गया हम देख लेते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले जो 3 महापुरुष हैं, वो जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा नाम है सुभद्रा देवी। इनको आर्ट पेपर मैसी के लिए अवार्ड दिया गया है, यानी कि कला, पेपर कला के लिए इनको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया है। दूसरा नाम आनंद कुमार जी का है, इनको अवार्ड दिया गया है साहित्य के लिए, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सुपर 30 के आनंद कुमार। आप सभी वाकिफ हैं सुपर 30 के आनंद कुमार से, इनके ऊपर बहुत ही अच्छी बायोपिक मूवी भी बनी थी, सभी को पता है। ये गरीब 30 बच्चों के लिए हर साल अपना योगदान देते हैं और उनको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, और IITN के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। तीसरा नाम है कपिल देव प्रसाद, इनको भी कला के लिए यानी कि भवन बूटी के लिए प्राइज दिया गया है, बावन बूटी के लिए। ठीक है, कला बावन बूटी के लिए इन तीनों हमारे बिहार के ऐसे नारी सशक्तिकरण का योगदान देने वाली सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। आइए नेक्स्ट, जियो ट्रू 5G सर्विस लॉन्च्ड इन पटना एंड मुजफ्फरपुर। आप सभी को पता है कि हम 5th जनरेशन में आ चुके हैं। आज आपके पास, सभी के पास, लगभग 90% लोग आप ऐसे हो चुके हैं जो 5G यानी कि 5th जनरेशन वाले अपने सेल फोन का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। तो भाई पटना और मुजफ्फरपुर भी पीछे क्यों रहे इसको लॉन्च करने के लिए? तो जियो ट्रू 5G सर्विस जो है वो पटना और मुजफ्फरपुर में लॉन्च किया गया है। क्या है आप देख सकते हैं, 14 जनवरी 2023 रिलायंस जियो ने लॉन्च करा है ट्रू 5G सर्विस बिहार के कैपिटल पटना में और मुजफ्फरपुर शहर में। अगर पटना के अर्बन एरिया की बात करेंगे तो पटना साहिब से लेके दानापुर, और अर्बन एरिया मुजफ्फरपुर जो है विल नाउ गेट कवरेज ऑफ जियो ट्रू 5G, यानी कि मुजफ्फरपुर के भी सारे जो आपके शहरी क्षेत्र हैं उनको कवर किया जाएगा। दिसंबर 2023 जियो ट्रू 5G विल बी अवेलेबल इन एवरी टाउन एंड एवरी विलेजेस ऑफ बिहार एंड झारखंड। आने वाले दिसंबर 2023 पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में इन्हांस्ड कर रहे हैं और अपने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहे हैं। अभी तक पटना और मुजफ्फरपुर में इसकी सेवा बहुत अच्छे से दी जा रही है, लेकिन ये कार्यरत है, पूरे बिहार में किया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, काम चल रहा है। आने वाले दिसंबर 2023 में बिहार के हर एक बड़े शहर हो या छोटे शहर हो या गांव हो, और इस बिहार के साथ साथ झारखंड, यहाँ पे आप सभी को 5G सेवाएं प्रदान की जाएगी। 5G है तो सब कुछ है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि 5G एक ऐसी सेवा है जो कि हर कंपनी अनलिमिटेड आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इसका गलत फायदा मत उठाइए, इसका सही फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आपको फ्री में इंटरनेट मिल रहा है तो इससे आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में इसको जितना लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आइए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिहार बजट 2023 से 2024।
आइए इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बिहार बजट। बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम विजय कुमार चौधरी है, उन्होंने 28 फरवरी 2023 को बिहार बजट पेश किया था। वो बिहार बजट कितना था? तो 2,61,885 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। इसको उन्होंने प्रायोरिटी दिया था यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि युवाओं और रोजगार की प्राथमिकता के लिए। द प्रीवियस ईयर्स बजट साइज वाज 2,37,691, यानी कि 2,37,691 करोड़ थी। आइए उसके डाटा को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आ सकते हैं। वेयर डज द रुपी कम फ्रॉम टॉप 3 आइटम्स? रुपया कहाँ से आता है? सिर्फ 3 मुद्दे कि रुपया आता कहाँ से है। सबसे पहले स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, केंद्र कर के माध्यम से 34.20%। फ्रॉम द ग्रांट इन एड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से। फिर तीसरा फ्रॉम द स्टेट्स ऑन रेवेन्यू, यानी कि राज्य के अपने राजस्व से 18.96%। नेक्स्ट, वेयर डज द रुपी गो? अब रुपया जो है कहाँ से जाता है? इसके 3 मुद्दे हैं, सोशल सर्विसेज, उसके बाद आपका जनरल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी सामाजिक सेवाओं पर, सामान्य सेवाओं पर और आर्थिक सेवाओं पर। सबसे ज्यादा पैसे जो है वो सामाजिक कार्यों पे खर्च किए जाते हैं, 38.14%, जनरल सर्विसेज पे 28.38%, इकोनॉमिक सर्विसेज पे 24.01%। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टॉप 11 एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर इन द बजट, यानी कि बजट में शीर्ष व्यय वाले 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। अगर इसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो 22,200.35, परसेंटेज की बात करें तो 22.20, रूरल डेवलपमेंट 15,193.19, यानी कि अगर बात करें इसके प्रतिशत की तो 15.19%। उसके आगे देखते हैं सोशल वेलफेयर 8,191.79, यानी कि 8.19% का योगदान। रूरल वर्क की बात करें तो 7,950.27, यानी कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 7.95%। हेल्थ, उसके बाद आता है आपका हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो अगर रूरल वर्क की बात करें तो 7,950.27, यानी कि परसेंटेज की बात करेंगे तो 7.95%। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे तो 7,117.56 करोड़ रुपए, और अगर इसकी प्रतिशत की बात करेंगे तो टोटल प्रतिशत का 7.12%। रोड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 4,420.99% में 4.42%। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग की बात करेंगे तो 4,055.10 करोड़ और प्रतिशत में 4.06। वाटर रिसोर्सेस में 3,232.63 और प्रतिशत की बात करेंगे तो 3.23। उसके बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की बात करेंगे तो 1,947.65 करोड़ और परसेंटेज की बात करेंगे तो 1.95%। अन्य विभाग की बात करेंगे तो 22,908.48, यानी कि टोटल प्रतिशत का 22.91%। तो आपको पता है कि जो आपके द्वारा करों का, आप जो कर देते हैं सरकार को, जो टैक्स पे करते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री पे हो या अपने प्रॉपर्टी की हो, अपनी गाड़ी की हो, किसी की भी हो, तो वो आप सामाजिक कल्याण के लिए ही वो कर का पे करते हैं। तो इसी वजह से आप कल को अधिकारी बनने जा रहे हैं तो अपने कर को एक अच्छे नागरिक होने के नाते जरूर सरकार को उस टैक्स को पे जरूर करें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, 2023 से 24 के लिए राजस्व व्यय जो है वो कितने का है? तो हम देख सकते हैं कि 2,38,327 करोड़ का है, जो विच इज
12% लेस देन रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2022 एंड 23, यानी कि ये 12% जो है वो कम है 22 और 23 के एस्टिमेट से। अगर हम बात करें तो ये राज्य द्वारा अब तक कितना कर्ज चुकाया जाएगा, तो राज्य द्वारा 23,559 करोड़ का कर्ज चुकाया जाएगा एक्सपेंडिचर पे। तो 2023, 22 और 23 में व्यय बजट अनुमान से 21% से अधिक होने का अनुमान है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एस्टिमेटेड टू एक्सीड द बजट एस्टिमेट बाय 21%। अगर हम इसके रेसिप्ट्स की बात करेंगे तो 2023 से 24 की प्राप्तियां यानी उधार को छोड़कर 2,12,759 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है, जो आप देख सकते हैं। आर एस्टिमेटेड टू एक्सीड द बजट एस्टिमेट बाय 2%। अब इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो 23 से 24 में राजस्व अधिशेष 4,479 करोड़ रुपए यानी जीएसडीपी का 0.5% होने का अनुमान है। 22 से 23 में राज्य को संशोधित अनुमानों यानी कि जीएसडीपी का 3.6% के अनुसार 28,349 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक क्वेश्चंस बजट से जरूर आते हैं, तो बजट वाले टॉपिक को ध्यान से देखिएगा आप लोग। मुझे पता है, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से स्टडी की है, लेकिन आज की क्लास आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इस क्लास को कंप्लीटली देखिएगा। अगर कहीं से कुछ स्किप हो गया हो तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर उसके आगे की बात करेंगे तो 2023 से 24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% यानी कि 25,568 करोड़ रुपए पर लक्षित है। 22-23 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 8.8% रहने की उम्मीद है, जो जीएसडीपी के 3.5% के बजट अनुमान से काफी अधिक है, जो आप देख सकते हो, विच इज मच हायर देन द बजट एस्टिमेट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसपीडी। आगे की बात करते हैं जीएसपीडी 2021 एंड 22 बिहार जीएसपीडी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 11%, यानी कि जो ग्रो किया है वो 11% का है। अगर प्रीवियस ईयर की तुलना में देखेंगे तो ओवर द प्रीवियस ईयर्स लो बेस, बट इन 2020 एंड 21 बिहार जीएसपीडी डिक्रीज्ड बाय 3.2%। जैसा कि आप देख सकते हो, बिहार में जीएसपीडी में 2020-21 में 3.2% की कमी आई थी और पिछले वर्ष के निम्न आधार पर 11% बढ़ने का अनुमान है। उसके आगे देखते हैं सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। सेक्टर वाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है, मैन्युफैक्चरिंग का है और सर्विस सेक्टर जो है वो एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट, वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो 26%, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग से 15% और 59% जो है वो सर्विस सेक्टर से रिस्पेक्टिवली। तो बिहार इकोनॉमी की 21 एंड 22 एट करंट प्राइसेस, जो मौजूदा कीमतों पर बात करेंगे तो इन तीनों का योगदान बहुत ज्यादा है सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और कृषि कार्यों पर। अनएम्प्लॉयमेंट क्षेत्रवार योगदान। बेरोजगारी की बात करते हैं हम। अगर बेरोजगारी की बात करेंगे तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 21 से लेकर जून 2022 की बात करेंगे, जुलाई 2021 से जून 2022 की बात करेंगे तो बिहार में रोजगार दर जो है वो 6% थी। बिहार वॉज 6% हायर देन द नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 4.1%, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.1% से अधिक थी। 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु वर्ग के लिए बिहार में बेरोजगारी दर 20.1% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर 12.4 से भी अधिक थी। जैसा आप देख सकते हो, द एम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 years was 20.1%, which was higher than national level of 12.4%. मेजर पॉलिसी डिसीजंस की बात करते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि की बात करें तो कृषि में हमने देखा है सेवरल मिशन,
आर प्रपोज टू बी लॉन्च्ड इन एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन कौन है, तो बिहार का मिलेट मिशन है, बिहार के पल्सेस हैं यानी कि दाल, मिलेट्स की बात करें तो मोटे अनाज को हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन डेवलपमेंट मिशन, एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको याद रखना है। कई मिशन शुरू होने के जो प्रस्ताव हैं, बिहार का मिलेट मिशन, दलहन और तिलहन विकास मिशन और फसल विविधीकरण का मिशन। उसके आगे की अगर हम बात करें तो चौथा कृषि रोड मैप। अगर चौथा कृषि रोड मैप की बात करें, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दलहन और तिलहन पर विशेष ध्यान देते हुए इसे लागू किया जाएगा। राज्य कृषि मंडी प्रांगणों में की अधोसंरचना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अगर भूगर्भ जल संरक्षण की बात करेंगे, यानी कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो भूगर्भ जल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन विल बी सेट अप। नेक्स्ट की बात करेंगे तो सरकारी भर्ती, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, तो इसकी बात करेंगे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड टेक्निकल सर्विस कमीशन हैव इशूड अ डिमांड लेटर टू फिल अ टोटल 63,900 पोस्ट, यानी कि इन पदों को भरने का मांग पत्र दिया गया है, जिसमें कि कौन कौन से शामिल हैं, आपके बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग। अगर हम दूसरे जगह देखें तो पुलिस विभाग में 75,543 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। 75,543 पोस्ट इन द पुलिस डिपार्टमेंट। मेजर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 23-24 इस प्रपोज्ड एट, जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा, 2,07,848 करोड़, विच इज 9% लेस देन द रिवाइज एस्टिमेट, जो कि 9% कम है। 2023-24 के लिए राजस्व व्यय का प्रस्ताव है जो कि 22-23 के संशोधन अनुमान से 9% कम है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज अनुदान और सब्सिडी के खर्च शामिल हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सैलरी की बात करें, पेंशन की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, ग्रांट्स की बात करें एंड सब्सिडाइड्स की बात करें। अब इसके कैपिटल आउटले की बात करेंगे तो 23-24 के लिए पूंजी परिव्यय 29,257 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि 22-23 के संशोधित अनुमान से 26% कम है, विच इज 26% लेस देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 22-23। कैपिटल आउटले की बात करें तो पूंजी परिव्यय संपत्ति के निर्माण की दिशा में व्यय को दर्शाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से वो समझ में आ भी रहा होगा और आप हमारे साथ जुड़े भी जरूर रहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कमिटेड एक्सपेंडिचर, कमिटेड यानी कि प्रतिबद्ध व्यय की बात करेंगे तो राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है, जिस आप सभी को पता है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या है। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस एंड इंटरेस्ट्स। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो 23-24 में बिहार द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 78,910 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो इसकी राजस्व प्राप्तियां का 37% है। इसमें वेतन राजस्व प्राप्तियों का 15%, पेंशन 14% और ब्याज 9% पर खर्च शामिल है, जैसा कि हम देख सकते हैं। प्रमुख प्राप्तियां, मेजर रेसिपिएंट की अगर हम बात करें तो 23-24 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 2,12,327 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 22-23 के संशोधित अनुमान के 6% से अधिक है। अगर उसके आगे हम देखें तो इसमें 56,212 करोड़ रुपए यानी कि 26% राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे और 1,56,115 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 22-23 के संशोधित अनुमान से 20% अधिक है। हाँ, estimated to be 1,02,733 crore, an increase of 8% over the revised estimate for 22 and 23. नेक्स्ट की बात करें तो रेसिप्ट्स की बात करें तो 23-24 के लिए केंद्र में अनुदान के रूप में प्राप्तियां
53,378 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% कम है। आप देख सकते हो कि रेज 53,378 करोड़ विच इज 8% लेस देन द प्रीवियस ईयर। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। मेजर सेक्टर वाइज एलोकेशन रेज इन करोड़। अगर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में 21-22 में अगर बात करें तो 21-22 की अगर बात की जाए तो 21-22 में आप देख सकते हो कि 7,606 करोड़, और 21-22 में वास्तविक की बात करें, बीई की बात करेंगे तो इतना, और वास्तविक एक्चुअल की बात करेंगे तो 3,428, जो कि बीई से वास्तविक में कितना परिवर्तन है, तो -55%। और अगर बात करेंगे वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की तो अगर इसके बी की बात करेंगे तो 4,990, और अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो 2,918, जो कि -42% है। पुलिस 11,558 करोड़, जो कि एक्चुअल में वास्तविक में 8,875 है, यानी कि -23% है। हाउसिंग की बात करेंगे तो 9,075 करोड़, और अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो 7,112, यानी कि -22%। यानी कि आप इससे क्या समझ रहे हो कि इसका परिवर्तन है, ये इतना कम है उससे। रूरल डेवलपमेंट में 24,156, रियल की बात करेंगे तो 19,095 करोड़, यानी कि -21%। अर्बन डेवलपमेंट में 6,853, और अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो 5,587, यानी कि -18%। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करेंगे तो 13,012 करोड़, और एक्चुअल की बात करेंगे तो 11,510, यानी कि -12%। एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स कल्चर की बात करेंगे तो 39,467, और एक्चुअल की बात करेंगे 35,530, यानी कि -10%। उसके बाद एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो 39,467 करोड़, एक्चुअल में 35,530 करोड़, यानी कि -10%। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की बात करेंगे तो 5,047 करोड़, एक्चुअल में 4,712 करोड़, यानी कि -7%। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो 8,411 करोड़, और एक्चुअल में 8,963 करोड़, यानी कि 7% यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। और अगर रोड और ब्रिजेस की देखेंगे तो 7,800 में 7,547 एक्चुअल है, यानी कि -3%। सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो 12,610, लेकिन वास्तविक में 13,452, यानी कि 7% ज़्यादा। वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज में 3,702 करोड़, जिसमें कि एक्चुअल में 4,294, यानी कि 16% की वृद्धि है इसमें। और एनर्जी की बात करेंगे तो 8,473, एक्चुअल में 10,426, यानी कि 23% की वृद्धि है। यानी कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा भी है। अगर ज़्यादा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज़ में आपको देखने को मिल रही है, एनर्जी में भी आपको देखने को मिल रही है, और आपके ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो ये 3 में आपको एक्चुअल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो आपका एस्टिमेट है, एस्टिमेट से ज़्यादा वास्तविक रूप में व्यय की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार इकोनॉमी सर्वे 2022 एंड 23। अगर इसकी बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम देखें तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, चैप्टर 1 इकोनॉमी ऑफ बिहार एन ओवरव्यू। According to Bihar Economic Survey 22 and 23, gross state domestic product at constant price grew by 10.098% as compared to -3.2% in 2020 and 22। इसके आगे अगर हम देखें तो कितना ग्रोथ रेट रहा है, तो 21-22 में 8.6% था। अगर उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो क्विक एस्टिमेट है, स्टेट ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 21-22 में वो 6,75,448 करोड़, जो एट करंट प्राइसेस
and raise 4,28,065 crore 8, 11 and 12 constant prices। अगर हम इसकी बात करें तो 21-22 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,75,448 करोड़ रुपए और 11-12 के स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रुपए था। वहीं 21-22 में राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,14,431 करोड़ रुपए और 11-12 के स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रुपए था। फलतः बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 54,383 रुपए और 2021-22 के स्थिर मूल्यों पर 34,465 रुपए था, जहां की आप यहां देख सकते हो। आइए प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंडर में तो 2 सब सेक्टर हैं। एक आपका लाइव स्टॉक है और दूसरा आता है फिशरी एंड एक्वाकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पशुधन और मत्स्य खेत एवं जल कृषि। इनकी वृद्धि दर को देखें तो 17-18 और 21-22 के बीच क्रमशः 9.5% और 6.7% रही है। आप देख सकते हो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुज ग्रोथ rates have been 9.5% and 6.7% respectively between 2017 and 18 and 2021 and 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल हो सकते हैं आपके। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो वीवीआई हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस वीवीआई होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के अनुमान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, गैस आता है, वाटर सप्लाई आता है और अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आता है। अगर इसके रेट की बात करेंगे तो 14.5% 17, 18 और 22 के बीच था। अगर इसके टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होते हैं इसमें, जिसमें कि 17, 18 और 21-22 के बीच जो है एयर ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि हवाई ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हवाई ट्रांसपोर्ट में, हवाई यातायात में 10.5%। उसके बाद वेयर हाउसिंग की बात करेंगे तो 21.3%, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो 12.6% और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 9.3% रहा है। उसके आगे देखते हैं शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22, जिसमें प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर रहा है, हिस्सा रहा है, वो 21.2% का रहा है। सेकेंडरी सेक्टर का जो हिस्सेदारी रही है वो 18.1% की रही है और टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे, यानी कि तृतीय क्षेत्र के हिस्से की बात करेंगे तो 60.7% की रही है, 16.7%। आइए 3 मोस्ट प्रोस्पेरियस डिस्ट्रिक्ट जो रैंकिंग में है, रैंकिंग ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स पर कैपिटा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द ईयर 2021 में पटना आता है पहले स्थान पे, यानी कि 1,15,239, बेगूसराय 45,497 और मुंगेर 42,793। और दूसरे में देखेंगे तो पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिवहर 18,692, अररिया 19,527 और सीतामढ़ी 20,631। यानी कि हाईएस्ट में आपके 3 जिले हैं, पटना, बेगूसराय और मुंगेर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे। अगर सबसे कम की बात करेंगे, लोएस्ट की बात करेंगे तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के साथ है। नेक्स्ट स्टेट फाइनेंस, यानी कि राजकीय वित्त व्यवस्था, इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 21-22 के अनुसार कितना था, तो 1.93 लाख करोड़। अगर उसके बाद की बात करेंगे तो 0.34 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 17.6% पूंजीगत व्यय रहा है। आप देख सकते हो 17.6% वॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है रेवेन्यू ऑफ 38,839 करोड़। कौन से फ्रॉम इट सोर्सेस 21-22, आउट ऑफ विच द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस
टैक्स से जो कलेक्ट किया गया है वो 34,855 करोड़ यानी कि 89.7%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 3,984 करोड़ यानी कि 10.31%। अगर 21-22 के अनुसार हम देखें तो 21-22 के अनुसार केंद्र सरकार से राज्य सरकार को होने वाला सकल वित्तीय अंतरण जो था वो कितना था, 1,29,486 करोड़, इसमें 91,353 करोड़ केंद्रीय करों के राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 91.353 करोड़ was received as the state share in central taxes. नेक्स्ट, इसके चैप्टर 3 में हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की बात करें तो लास्ट 5 ईयर यानी कि 17-18 से लेके 20-21 में देखेंगे तो ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कितना था, 5% था। ओवरऑल सेक्टर यानी कि ओवरऑल सेक्टर का 20% ऑफ द ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड यानी कि GSVA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GSVA यानी कि ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड इन 20 एंड 21, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो GSVA में इस क्षेत्र का 20% हिस्सा था। अगर वर्ष 21-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों का योगदान की बात करें तो क्रॉप एरिया यानी कि फसल क्षेत्र में 11.1% का रहा है। लाइव स्टॉक की बात करेंगे तो 6.68% का रहा है। उसके बाद फिशरीज और एक्वाकल्चर की बात करेंगे तो 1.8% का रहा है। आइए नेक्स्ट, 20-21 में the net shorn area in Bihar was 50.5% while the cropping intensity was 1.44। अगर बात करें तो 20-21 में बिहार में शुद्ध बुआई का क्षेत्र 50.5% था, जबकि फसल सघनता कितनी थी, तो फसल की जो सघनता थी वो 1.144 थी। अब अगर 21 और 22 में राज्य के कुल 181.0 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि 21 और 22 में टोटल ऑफ 181.0 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन वेयर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट। अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन, अगर हम इसके DNA फिंगर प्रिंट और के जरिए मक्का और धान के संकर बीजों के जेनेटिक पहचान के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत कुल 142.27 लाख करोड़ रुपए के व्यय की एक नई योजना शुरू की गई है। अगर इसके जैविक कॉरिडोर योजना की बात करेंगे यानी कि जैविक कॉरिडोर योजना यानी कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान 22-25 के तहत और भी 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो अनदर 20,000 एरियाज हैव बीन ब्रॉट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान 22-25। नेक्स्ट, अगर हम इसके इंटरप्राइजेस सेक्टर की बात करें यानी कि उद्यम क्षेत्र की बात करें तो 18-19 से लेके 19-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम बहुत पीछे हैं। जहां तक देखा जाए तो आप ये आंकड़ा देख सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम काफ़ी पीछे हैं, और इतने वर्षों में यानी कि लगभग 2 वर्षों में सिर्फ 0.3% की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन कार्यशील पूंजी जो है वो 51% बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज्ड बाय 51%। अगर 2019-20 में बिहार के शुद्ध मूल्यवर्धन में 18-19 से 1.2% वृद्धि दर्ज हुई थी, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर इसमें 4.8% कमी आई थी। जैसा कि आप देख सकते हो while it decreased by 4.8% एंड ऑल इंडिया लेवल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब हम बात करते हैं शुगर प्रोडक्शन, चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था, और चीनी प्राप्ति की दर जो थी वो 9.6% थी। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 21-22 के अनुसार में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जो 20-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी। विद्युत उत्पादन के मामले में 21-22 में 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से
88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है, जो कि आप देख सकते हैं इन टर्म ऑफ पावर जनरेशन 8 शुगर मिल jointly produced 88.5 megawatt of electricity in 21 and 22. Next, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022. State government received proposal for a total investment of 16.86 thousand crore in last 6 years. जैसा कि आप देख सकते हो कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत राज्य सरकार को गत 6 वर्षों के लिए 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। अभी बिहार में 398 इकाइयां काम कर रही है और इन कार्यशील इकाइयों में 3.39 हजार करोड़ रुपए निवेशित हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, यानी कि श्रम, रोजगार तथा कौशल। अगर इसकी बात करें तो मेल वर्कर का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो रूरल बिहार में यानी कि आपके ग्रामीण बिहार में और 68.8% 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर यह 77.9% रहा है, आपके पूरे भारतीय स्तर पर, इंडियन लेवल पर। वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में कितना रहा है, तो 64.6% ही रहा है। इसकी तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो अर्बन बिहार वो 64.6% एज कंपेयर टू 75.6% फॉर ऑल इंडिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर एवरेज डेली अर्निंग की बात करें तो मेल वर्कर को बिहार में 338 रुपए मिलते हैं, जबकि फीमेल वर्कर को 244 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी मजदूरी के रूप में, जो कि जेंडर गैप का 28% है, यानी कि एट द ऑल इंडिया लेवल द गैप इवन हायर एट 36%। अगर पूरे भारत की तुलना की बात करें तो यह अंतराल और भी अधिक है, 36% अधिक है। नेक्स्ट की बात करें तो इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अगर वुमेन के हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 35% का दिया है, यानी कि एक 36 रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, 36 आरक्षण दिया गया है, 35% का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ये मुहिम चली है कि हर नौकरी के लिए, इवन बीपीएससी के लिए भी महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है। तो इसमें लड़कियां जितना ज़्यादा फायदा उठाकर ये जॉब हासिल कर सकती हैं तो वो उनके लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा साबित होगा। तो बस मेहनत करते जाइए, कुछ भी दूर नहीं है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इस सकारात्मक कार्रवाई के कारण बिहार पुलिस में 28,994 महिलाएं नियोजित हैं, जो राज्य के कुल पुलिस बल का लगभग 24.3% है। चलो कहीं ना कहीं तो वुमेन एम्पावरमेंट काम आई। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि बिहार पुलिस में जो महिलाएं हैं वो 24.3% है पूरे स्टेट पुलिस के। चैप्टर 6 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधिसंरचना की बात करें तो 21-22 में वायु परिवहन में, यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन इंक्रीज बाय 54.4% इन एयर ट्रांसपोर्ट, 33.3% in transport like services and 31.8% in road transport, which is highest increase so far, यानी कि अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। वायु परिवहन में 54.4% के साथ 33.5% सदृश्य सेवाएं और पथ परिवहन में 31.8% मूल्यवर्धन बढ़ा है। 2019 में बिहार के कुल पथ घनत्व का कितना था, 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल था, जो देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक था। 2021 में वाहनों के निर्वर्धन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है। विभाग ने विद्युत वाहनों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। तो ये काम बिहार सरकार की तरफ से एक अच्छी की जा रही है। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि बिहार में पिछले 10 वर्षों के बाद अगर आप एक दशकीय वृद्धि देखते हो रोड परिवहन का, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फ्लाईओवर्स, बहुत सारे रोड और 4 लेन 6 लेन बनाए जा रहे हैं, ताकि आप
किसी भी तरह के ट्रैफिक कंट्रोल को कर सके। और बिहार में ये चीज़, ये डेवलपमेंट हम सभी को देखने को मिल रहा है, खास करके पटना में। पटना में हर जगह आपको फ्लाईओवर, और अब तो सबसे अच्छी सेवा शुरू होने जा रही है, मेट्रो सेवा, और अगले साल के अंत तक इस सेवा को पूरी करने की उम्मीद है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार इस क्षेत्र में भौतिक संरचना में धीरे धीरे डेवलपमेंट करता चला जा रहा है। चलिए ई गवर्नेंस की बात करते हैं। Every household in Bihar has two or more active mobile connection in almost every household. अगर हम ई गवर्नेंस की बात करें तो हर परिवार की इंटरनेट तक पहुंच हो चुकी है, और हर परिवार में औसतन 2 या अधिक चालू मोबाइल कनेक्शन है। यानी कि हर परिवार में आप अगर देखोगे तो मैं आपको ये बता दूं कि 15-16 साल के बाद हर एक बच्चों से लेकर बड़े व्यक्ति और वृद्ध तक भी मोबाइल का कनेक्शन हो चुका है। वहीं 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है। आप देख सकते हो वेयर एज 98.7% ग्राम पंचायत एंड कवर्ड अंडर भारत नेट। नेक्स्ट, सामान्य सेवा निबंटन पोर्टल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां परिवार के विभिन्न सदस्य राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निबंधित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया है, और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वयन किया जाएगा। बिहार में हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना was implemented on pilot basis in मुजफ्फरपुर। ये सवाल भी आपके हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन जो है वो किस जिले में किया गया है, तो आप मुजफ्फरपुर में टिक आउट कर सकते हो। और शेष क्रियान्वयन जो हमारे शेष 38 जिले हैं उसमें यह क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके बाद भू समाधान ऐप की बात करेंगे तो भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामले को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे बिहार में भू समाधान ऐप भी चल रहा है। तो ये किस लिए चल रहा है कि भूमि विवाद से जुड़े मामले को ट्रैक में लाने के लिए किया जा रहा है। चैप्टर 8 एनर्जी सेक्टर। पर कैपिटा कंजप्शंस की बात करेंगे तो स्टेट जो है इंक्रीज करा है कितने से, तो 280 किलोवाट आवर जो है वो 2017 से 18, और 329 किलोवाट जो है वो 21-22 था, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 17.5% इन 4 ईयर्स। यानी कि 4 साल में 17.5% की वृद्धि हुई है। 17-18 में यह 280 किलोवाट आवर था, और अब यह बढ़कर 329 किलोवाट आवर में बदल चुका है। The available power capacity in the state was 6422 megawatt, यानी कि 6422 मेगावाट in 20 and 22, which was increased by 21.2% to 7785 मेगावाट in 2021 and 22। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता की, तो 20 से 21 में 6422 मेगावाट थी, जो 21-22 में 21.2% बढ़कर अब 7785 मेगावाट हो चुकी है। अगर उसके आगे देखें तो बिजली की बढ़ी मांग की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने 24-25 में विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के लिए योजना बनाई है। राज्य में बिजली की मांग पर 21-22 में 6576 मेगावाट थी, जो 22-23 में 7.3% बढ़कर 7054 मेगावाट हो गई है। चलिए 24 से 25 में एस्टिमेटेड डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का कितना हो जाएगा, वो 8003 मेगावाट हो जाएगा, जिसमें कि 4232 करोड़ यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड। यानी कि हमें इतने ज्यादा यूनिट्स की जरूरत है, 4232 करोड़ यूनिट्स की जरूरत है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो टोटल कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन इन मार्च 21
वॉज, अगर मार्च 21 की बात करेंगे तो 6422 मेगावाट था, जो कि बढ़कर 21% हो गया है 7775 मेगावाट के साथ मार्च 2022 में। अगर 21 और 22 मार्च के मार्च 2021 और मार्च 2022 के बीच में देखेंगे तो ग्रोथ रेट जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर का वो कितना था, तो 9.1% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है, तो आप देख सकते हो था। एंड ग्रोथ रेट ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेस वाज, अगर रेन्यूएबल सोर्सेस की बात करेंगे तो वो 130.6% था। आप देख सकते हो कि ताप विद्युत वृद्धि दर 9.1%, नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि 130.6% थी। नेक्स्ट की बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट। सितंबर 2022 10.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वेयर फॉर्म्ड अंडर जीविका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप लोग ध्यान देंगे कि जीविका के तहत 10.35 लाख स्वास्थ्य सहायता समूह बने थे, जिनमें 2.45 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका वीवीआई हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जीविका के लिए। आउट ऑफ विच 2.45 लाख हैज लॉन लिंकेज, अगर हम बात करें ऋण संपर्क हो चुका था, अभी उनका कुल बकाया जो है, अभी भी है, कुल बकाया ऋण जो है 5574 करोड़ का है, यानी 5574 करोड़। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 17-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 21-22 में 48.0 लाख हो गई है। रोजगार सृजन भी काफी बढ़ा है और 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 21-22 में 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस तक पहुंच चुका है। जन वितरण प्रणाली के तहत की बात करेंगे तो 2021 में कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन हुआ, जिसमें 2208.2 टन गेहूं और 3266 टन चावल था जन वितरण प्रणाली के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बस डेटा को रिवाइज करते जाइए, अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन अगर वन लाइनर होंगे तो वो डाटा बेस्ड होंगे, और अगर वो स्टेटमेंट में होंगे तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को कोरिलेट करके आपको अपने एग्जामिनेशन में चलना है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। यानी कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर डाटा के साथ रखना है, तो रिवाइज करते जाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करते जाइए। नई चीज़ों को पढ़ना मेरे ख्याल से नई चीजें आप देख सकते हो, यानी कि 20 सितंबर तक मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। कोई नई चीजें आपको पढ़नी है तो 20 सितंबर तक उसको पढ़ के आप कंप्लीट कर दें, क्योंकि 21 से लेकर नई चीजों को पढ़ना छोड़ दें। वो उससे क्या होगा कि आप कुछ नई चीजें पढ़ते हो और आपको लगता है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो ये आपको नकारात्मक की तरफ ले जा सकता है, आपके अंदर नेगेटिव वाइब को ला सकता है। तो जो भी है अभी उसको कंप्लीट करें अच्छे से, और बाद में सिर्फ रिवीजन करें और पीवाईक्यू को अभी से बनाते चलें, जिससे क्या होगा कि, और एमसीक्यू बनाते चले, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते चले, मॉक टेस्ट देते रहें। जैसा कि मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, द ऑफिसर्स क्लासेस 69 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चला रही है। आप हमारे साथ जुड़िए और फ्री टेस्ट सीरीज दीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ऑफिसर्स की टीम के द्वारा, एक बेस्ट फैकल्टी की टीम के द्वारा वो क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज तैयार किए गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार किए गए हैं। तो अभी जितनी जल्दी हो सके द ऑफिसर्स क्लासेस के साथ जोड़िए, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज के साथ हम आपके साथ हैं। आइए नेक्स्ट की बात करें। नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट, 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम टोटल अर्बन पॉपुलेशन बिहार में देखेंगे तो 1.18 करोड़ था, और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था कि कुछ रूरल एरिया को अर्बन एरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, और 6 न्यू म्यूनिसिपल काउंसिल और 111 न्यू नगर पंचायत जो है वो एस्टिमेटेड होंगे, estimated. उसके बाद due to above decision to due the natural increase of population in urban area, the estimated urban population in Bihar 2022 will be 2.02 करोड़। विल भी क्या हो ही चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चाइना से हम आगे बढ़ चुके हैं। और बिहार की बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी में तो हमारा बिहार अव्वल दर्जे पे रहा है और रहेगा। तो उसके आगे देखा जाए स्कीम, अगर इसके स्कीम की बात करेंगे तो
Bihar Ganga Jal Supply Yojana has been started, which about 1.212 lakh people will be benefit in Rajgir city. अगर हम बात करें तो बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना नामक योजना शुरू हुई है, जिसमें राजगीर शहर में लगभग 1.12 लाख, नवादा शहर में लगभग 1.21 लाख और गया तथा बोधगया शहर में लगभग 6.32 लाख लोगों को लाभ होगा। इस योजना के तहत मोकामा के हाथीदह में जल ग्रहण कूप स पंपघर बनाकर गंगा नदी के अधिशेष जल की पाइप के जरिए आपूर्ति की जाएगी। तो ये एक अच्छा कार्य है जो कि बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, गंगा जल आपूर्ति, और ये जितनी जल्दी हो सके वो उतना ही बेहतर है। वैसे कार्यशील प्रगति पे काम चल रहा है, अब इसको काम करने की आपूर्ति की जाएगी। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, अध्ययन 11 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र की बात करेंगे चैप्टर 11 में, तो 31 मार्च 2022 जो है वो 7,713 बैंक ब्रांच थे स्टेट में, जो 1% मोर देन 7,676 बैंक ब्रांचेस ऑन मार्च 31, 2021, यानी कि एक साल में बैंकों की वृद्धि हुई है। विच कॉमर्शियल बैंक विद द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द स्टेट हैड 5,083 ब्रांचेस फॉलोड बाय रूरल बैंक विथ 2,110 ब्रांच, यानी कि हमारे ग्रामीण बैंकों की बात करेंगे तो 2,110 बैंक हैं। और उसके बाद अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे स्टेट में तो 5,083 ब्रांचेस हैं। अगर हम उसके आगे की बात करेंगे, बिहार में अनुसूचित व्यवसायी बैंक द्वारा जमा ली गई रकम में 2021 के 397.5 हजार करोड़ रुपए से 11.2% बढ़कर 21-22 में 442.2 हजार करोड़ रुपए हो गई थी। दूसरी ओर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण राशि 19.3% बढ़ी और 2020-21 के 164 हजार करोड़ रुपए से 21-22 में 195.6 हजार करोड़ हो गई। अगर ऋण जमा अनुपात 20-21 के 41.2% से बढ़कर 21-22 में 42.2% हो गई। इस सुधार के बावजूद जो है बिहार ऋण जमा अनुपात 72.1% के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यानी कि बिहार ऋण जमा अनुपात की अगर बात करेंगे तो वो कितना कम है, तो 72.1% के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अगर हम इसके क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के 41.9% ऋण जमा अनुपात से काफी अधिक है। अगर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण जमा अनुपात 36.3% था, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। अगर हम इसकी बात करें तो बिहार के सभी बैंकों के अनाच्छादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए मार्च 21 में 11.8% थी, जो 22 में घटकर 11.3% रह गई है। अगर व्यावसायिक बैंकों की बात करें, कॉमर्शियल बैंकों की बात करें तो 21 में 10.2% से घटकर 8.8% रह गई है। सहकारी बैंकों की बात करें तो 3.9% से घटकर 2.8% रह गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ फॉर बिहार इंक्रीज फ्रॉम 65.8 ईयर्स इन 2006 से लेके 10 टू 69.5 ईयर्स इन 16 टू 20, यानी कि बिहार में जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा की जो संभाव्यता है वो 6 से 10 के 65.8 वर्ष से बढ़कर कितनी हो गई है। अगर 6 से 10 की बात करेंगे तो ये 65.8 थी, अब ये 16 से 20 की बात करेंगे तो 69.5 वर्ष हो गई है। यानी कि ये जीवन प्रत्याशा जो है बढ़ गई है, जो 10 वर्षों की अवधि में 3.7 वर्षों की वृद्धि देखने को मिली है। संपूर्ण भारत के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता की बात करेंगे तो 6, 10 और 16 से लेके 20 के बीच ये 3.9 वर्ष की वृद्धि हुई है। ये अच्छी बात है, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है तो लोगों में
आगे बढ़ने की भी होड़ बढ़ी है। अगर हम यहाँ भी देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर इंडियाज एज वोल इंक्रीज्ड बाय 3.9 ईयर्स बिटवीन 6 to 10 एंड 16 to 20, यानी कि 2006 और 10 से और 2016 से 2020 की बात करें तो ये 3.9 वर्ष की वृद्धि हुई है जीवन प्रत्याशा के तहत। आइए आगे देखते हैं। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है इंक्रीज्ड 22% इन 2005 से 6 से लेकर 76.2% 19 और 20 के बीच, इंक्रीज ऑफ 54.2% परसेंटेज पॉइंट्स। अगर लेटेस्ट बुलेटिन की बात करें तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्रीज हुआ है 47 पॉइंट फ्रॉम 165% लाख लाइव बर्थ इन 15 to 17, 118 पर लाख लाइव बर्थ इन 18 to 20। अगर हम बात करें मातृ मृत्यु दर की तो 2015 से 17 के 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 47 अंक घटकर 18-20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव ही रह गई है। 1.15 लाख ग्रामीण वार्डों में से 1.13 लाख अभी भी नल से चलने वाले पानी को घरेलू कनेक्शन मौजूद हैं, जिनमें लगभग 1.66 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पेयजल योजना में अगस्त 22 तक कुल व्यय 28,998.74 करोड़ रुपए था। अगर 17-18 में पीएम पोषण के आच्छादन 63.1% था, 5 वर्ष बाद यह थोड़ा बढ़कर 21-22 में 64.4% हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर पीएम घोषणा के अनुच्छादन 17-18 में 57.7% था, जो 10.7% अंक बढ़कर 21-22 में 68.4% हो गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर हम अपने बाल विकास की बात करें तो बच्चों की जनसंख्या 4.98 करोड़ होने से बिहार में 48 आबादी 0 से 18 वर्ष की है। अगर हम 0 से 18 वर्ष की आबादी की बात करेंगे तो 48% पूरे बिहार के पॉपुलेशन का 48% 0 से 18 वर्ष के बीच का है। और अगर 4.98 करोड़ बच्चों में से 4.47 करोड़ यानी कि 89.9% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 0.50 करोड़ यानी कि 10.1% शहरी क्षेत्रों में। लैंगिक विवरण के अनुसार उनमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं और 2.62 करोड़ लड़के हैं। बिहार में 10 से लेकर 19 वर्ष उम्र वाली किशोर व आबादी 1.3 गुना बढ़कर 2001 के 1.3 करोड़ से 2011 में 2.34 करोड़ हो गई है। कुल आबादी में किशोरियों का हिस्सा थोड़ा बढ़कर 2001 के 22% से 2011 में 22.5% हो गया है। राज्य सरकार ने 13-14 में बाल बजट तैयार करना शुरू किया। बच्चों पर वास्तविक व्यय 85.7% बढ़कर 16-17 के 16,638.5 करोड़ रुपए से 20-21 में 30,903.5 करोड़ रुपए हो गया है। बच्चों के प्रति व्यक्ति व्यय भी 82.8% बढ़कर 16-17 के 3,275 रुपए से 2020-21 में 5,986 रुपए हो गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगर बात करें, समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत 20-21 में 6 से 13 वर्ष की आयु के समूह के कुल 1.12 लाख विद्यालय के बाहर के बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया है, जो 21-22 के लिए यह आंकड़ा ऐसे 2.9 लाख बच्चों का था। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। अगर 2021 में बिहार रिसीव्ड टोटल 1414 mm ऑफ रेनफॉल, 21 में बिहार ने टोटल 1414 mm जो है वो वर्षा ग्रहण किया था, जो 31% ज़्यादा था लॉन्ग टर्म एवरेज से। 2021 में अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो स्टेट 30 डिग्री सेल्सियस और एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो 42.5% था।
अगर प्रोडक्शन, इंपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोहिबिटेड इन स्टेट सिंस जुलाई 1 2022, यानी कि प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया जा चुका है, इस पे रोक लगा दी जा चुकी है, जो कि जुलाई 1 2022 से ही हमारे बिहार में ये चलाई जा रही है योजना कि किसी भी तरह के आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री के लिए प्लास्टिक का उपयोग निषेध होगा। 21-22 के जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन में 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 388.97 लाख पौधे लगाए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें मिशन 50 करोड़ ट्री प्लांटेशन कैंपेन फॉर जल जीवन हरियाली अभियान, तो इसमें 388.98 लाख जो है पेड़ लगाए जा चुके हैं। पश्चिम कोसी नहर योजना के तहत की बात करेंगे तो 803 करोड़ रुपए के व्यय से मधुबनी और दरभंगा जिले में नई सिंचाई प्रणाली के निर्माण और मौजूद नहरों एवं ढांचों के जीर्णोद्धार की काम में प्रगति पर है। इस योजना के फलस्वरूप कुल 2,65,265 हेक्टेयर सिंचाई सुविधाएं सृजित होगी। तो हमने अभी तक 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर अप कर लिया है। 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर अप करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बिहार करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने अभी तक कवर अप कर लिए हैं। तो कल के क्लास में हम मिलते हैं आप सभी के साथ बिहार करंट अफेयर के साथ। सिर्फ 2 से 3 दिन और हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहार स्पेशल की सारी चीज़ें कवर अप करा दी जाएंगी, ये द ऑफिसर्स क्लासेस का वादा है आपसे। और रही बात, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। सिर्फ पढ़कर ना रहें, उसको अपने आप में अप्लाई भी करें। क्यों? क्योंकि मैं बार बार रिपीट करना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं आप में एक पॉजिटिव वाइब भरना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव वाइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए। तो हमेशा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए, पढ़िए भी, रिवीजन भी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से कह देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते उसके पहले तक ऑफिसर्स क्लासेस फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है, तो हमारे साथ टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब हम भरेंगे तो उसमें हम बिहार करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम कल के क्लास में मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट एंड डू स्टडी हार्ड।